हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानी क्लासेस फॉर इंजीनियर्स। और आज हम जो आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वह है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट का वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम ये आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमने वेपर कंप्रेशन सिस्टम स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी। तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम शॉर्ट में लिखा हुआ है VAS। तो बात करते हैं सबसे पहले हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का यूज वहां पर होता है जहां पर हमारे पास जो हीट है वो एज ए बाई प्रोडक्ट हो, यानी कि जैसे कोई पावर प्लांट हुआ तो वहां पे क्या है, हमारी हीट वेस्ट के रूप में निकलती रहती है, तो वहां पर हम इस सिस्टम का यूज कर सकते हैं। या जहां पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो वहां पर हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का यूज कर सकते हैं। या जहां पर हमें हीट इजीली अवेलेबल हो, जैसे थ्रू सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है वो भी हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में बेस्ड होता है, क्योंकि वहां पर हमें हीट सन से फ्रीली अवेलेबल है, यानी कि हीट फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए। और जो हमारी है, अगर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली अवेलेबल हो तो वहां पर हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का यूज करते हैं। ये जो हमारा सिस्टम है ये कह सकते हैं हम लो ग्रेड एनर्जी पे वर्क करता है। हीट क्या है, आपकी हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है। और अगर बात करें वेपर कंप्रेशन सिस्टम की, तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम आपका हाई ग्रेड एनर्जी पे वर्क करता था, मैकेनिकल एनर्जी पे। वहां पर हाई ग्रेड एनर्जी क्या यूज होता था, हमारा वर्क यूज होता था या मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर क्या है, हमारा लो ग्रेड एनर्जी यूज हो रही है, जो कि ऐसे बाई प्रोडक्ट वेस्टेज हीट है वो यूज हो रही है हमारी। तो इस सिस्टम में हम 3-4 टाइप के सिस्टम हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, या इसको थ्योरेटिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी बोल सकते हैं। सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में आपको इसका जो भी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे। प्रैक्टिकली में इसमें कुछ चेंजेस करके जो प्रैक्टिकली हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है, यूज होता है, वो फिर हम प्रैक्टिकल वाला भी देखेंगे इसके बाद। तो ये जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है इसके कुछ बेनिफिट्स है वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अगर हम कंपेयर करेंगे। वेपर कंप्रेशन सिस्टम आपने देखा होगा, वेपर कंप्रेशन सिस्टम में हमारा कंडेंसर होता था, रिसीवर होता था, ये R4 रिसीवर है, ये EV एक्सपेंशन वाल्व होता था, इवेपोरेटर होता था। तो ये वाला पार्ट तो हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम में सेम होता था। तो यहाँ पर फिर क्या लगा होता था, यहाँ पर लगा होता था एक कंप्रेसर लगा होता था। लेकिन यहाँ पर इस वाले पार्ट में कंप्रेसर की जगह आपको कुछ ये 3-4 हमारे इक्विपमेंट्स लगे हैं। एक कंप्रेसर को हमने चेंज किया है, उसकी जगह पर एक हमने लगाया एब्जॉर्बर, एक पंप, एक जनरेटर और एक PRV या थ्रोटलिंग वाल्व, प्रेशर रिलीज वाल्व, PRV या थ्रोटलिंग वाल्व भी बोलते हैं। तो ये 4 हमने इक्विपमेंट्स लगाए थे एक कंप्रेसर की जगह पर। तो ये देखने में लग रहा होगा आपको ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम से कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड जैसा नहीं है, अभी आपको समझ आ जाएगा क्लियरली। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन सिस्टम में क्या होता था, हमारा जो रेफ्रिजरेंट यूज होता था वो वेपर फॉर्म में रहता था। कंप्रेसर में जब वो जाता था क्या होता था, वेपर फॉर्म में। जब हम किसी भी वेपर को कंप्रेस करते हैं तो वेपर को हैंडल करने के लिए उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है वेपर का, एज कम्पेयर टू लिक्विड। ऑलमोस्ट 1/20 कम हो जाता है, यानी कि अगर 100 लीटर हम वेपर यूज कर रहे हैं, 100 लीटर वॉल्यूम है वेपर का, और उसकी जगह हम लिक्विड रेफ्रिजरेंट यूज करें तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमें अराउंड 20 लीटर ही यूज करना पड़ेगा। एक तो हमारी वॉल्यूम हैंडलिंग इस सिस्टम में कम हो जाएगी वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में। और जो हमारा जो इसमें हम हीट यूज करेंगे, जो हीट यूज हो रही है वो एज ए बाई प्रोडक्ट या वेस्ट की जा रही थी, उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा इस सिस्टम में हमारा। इसको देखा जाए अगर वेपर कंप्रेशन सिस्टम से इसका कंपैरिजन करेंगे तो इसका COP वेपर कंप्रेशन सिस्टम के रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 0.3 to 0.5 ऐसे इसका COP रहता है, जबकि वेपर कंप्रेशन सिस्टम का COP हाई रहता है हमारा, क्योंकि वहां पर हमारे पास हाई ग्रेड एनर्जी रहती है। तो बात करते हैं हम यहाँ पर, देखिए इसको समझते हैं। कंप्रेसर की जगह ये जो हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ है, मेन यही है, इसमें यही समझना है। ये तो आपका सिंपल आपको समझ आ ही जाएगा। तो यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। इसमें हम
दो चीज यूज करते हैं, एक तो होता है हमारा रेफ्रिजरेंट और एक होता है एब्जॉर्बेंट। इसमें दो चीज होती है, एक रेफ्रिजरेंट और एक एब्जॉर्बेंट। तो ये जो हम सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा रेफ्रिजरेंट है अमोनिया NH3, ठीक है, और एब्जॉर्बेंट है वाटर H2O। क्लियर है? वहां पर हमारा क्या होता था, एक ही रेफ्रिजरेंट होता था, यहाँ पर दो चीजें होती है, एक रेफ्रिजरेंट और एक एब्जॉर्बेंट। तो एब्जॉर्बेंट जो होता है हमारा, एब्जॉर्बेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है। एब्जॉर्बेंट हम सिलेक्ट करते हैं रेफ्रिजरेंट के बेस पे, या रेफ्रिजरेंट को बोल सकते हैं वो एब्जॉर्बेंट के बेस पे सिलेक्ट करते हैं। एब्जॉर्बेंट क्या करता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है लिक्विड स्टेट में। रेफ्रिजरेंट हमारा सपोज वेपर स्टेट में आया है एब्जॉर्बेंट के पास, तो एब्जॉर्बेंट क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको लिक्विड में एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। तो इसकी प्रॉपर्टी है एब्जॉर्बेंट की, ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे मैक्सिमम क्वांटिटी या पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे क्या करता है, एब्जॉर्बेंट रेफ्रिजरेंट को रिजेक्ट कर देता है, यानी कि दोनों सेपरेट हो जाते हैं। लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे क्या होता है, रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट मिल जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर मिलके एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या होता है, रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट दोनों सेपरेट हो जाते हैं, या एब्जॉर्बेंट रेफ्रिजरेंट को रिजेक्ट कर देता है, ये कह सकते हैं। तो आइए इसका स्टडी देख लेते हैं, कंसीडर करते हैं यहाँ से। जैसे हमारा वेपर कंप्रेशन में भी हमने पढ़ा है, हम जो साइकिल स्टार्ट करते थे इवेपोरेटर के बाद से जनरली स्टार्ट करते थे 1 2 3 4 करके, ऐसे हमने इवेपोरेटर के बाद से स्टार्ट किया है यहाँ पर। तो इवेपोरेटर में जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, जो कि यहाँ पर अमोनिया है, रेफ्रिजरेंट लिखा मैंने, रेफ्रिजरेंट क्या है, अमोनिया है। तो रेफ्रिजरेंट अमोनिया ने इवेपोरेटर से हीट एब्जॉर्ब कर ली है, हीट पिक की है इवेपोरेटर से। तो जहां पर रेफ्रिजरेंट हीट पिक कर रहा है उसमें आपको दिखेगा Q जो लिखा है, E फॉर इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में हीट पिक की, तो इवेपोरेटर की तरफ है साइन हमारा, जो QE का साइन है वो किसकी तरफ है, इवेपोरेटर की तरफ है साइन। और जहां पर हीट रिजेक्ट कर रहा है, वहां पर जिस भी इक्विपमेंट में हीट रिजेक्ट करेगा उसमें साइन बाहर की तरफ होगा, सराउंडिंग की तरफ। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट ने हीट पिक की QE, ठीक है। ये हमारे पास हीट पिक करने के बाद यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट आउट हुआ वो हमारे पास लो प्रेशर अमोनिया वेपर हुई। क्लियर? जो इवेपोरेटर में आ रहा था वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर अमोनिया लिक्विड था, इवेपोरेटर में हीट पिक की, हीट पिक करने के बाद ये हमारा वेपर में कन्वर्ट हो गया, जो कि लो प्रेशर अमोनिया वेपर है। अब ये लो प्रेशर अमोनिया वेपर कहाँ जा रही है, हमारी एब्जॉर्बर में जा रही है। एब्जॉर्बर में हमारे पास वाटर ऑलरेडी है, वाटर है एब्जॉर्बर में हमारे पास, और अमोनिया जाएगी तो अमोनिया और वाटर का एक सॉल्यूशन बन जाएगा इस एब्जॉर्बर में। तो एब्जॉर्बर में जो हमारे पास वाटर है, जब ये अमोनिया इसके अंदर जाएगी वेपर फेज में, ये इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होगी जिससे एक सॉल्यूशन बनाएंगे। उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें हीट हमारी जनरेट होती है। तो जब ये सॉल्यूशन बना रहे होंगे तो एक हीट इसकी क्या कहते हैं, हीट जनरेट होगी, तो उससे क्या होने लगेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा तो हमारा क्या है, रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा लिक्विड फेज में। तो इसलिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर हमने कूलिंग वाटर यूज किया हुआ है। यहाँ पर कूलिंग वाटर ये कॉइल में सर्कुलेट हो रहा है, जिससे जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड वाटर। उसको क्या करेगा, ये उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, ठंडा ही करके रखेगा। ये जो हमारा कूलिंग वाटर यूज हो रहा है, इस कूलिंग वाटर का क्या काम है, ये सॉल्यूशन जिसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, दोनों के बीच रिएक्शन होने के कारण उसको डिक्रीज करके रखेंगे। डिक्रीज करके क्यों रखेंगे, जिससे कि हमारी ये जो पूरी की पूरी जो अमोनिया वेपर यहाँ पर आई है, लो प्रेशर अमोनिया वेपर, वो वाटर में हमारी एब्जॉर्बेंट में एब्जॉर्ब हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास एक सॉल्यूशन आउट होगा जिसको बोला गया है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। ये पॉइंट 2 पे हमें एब्जॉर्बर से एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आउट मिलेगा, जिसमें हमारी अमोनिया और वाटर जो होगा लिक्विड फेज में होगा। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का मतलब है उसमें अमोनिया का अमाउंट ज्यादा होगा, यानी कि अमोनिया अराउंड 80% और वाटर 20% है, तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। अगर कहीं पे वीक सॉल्यूशन यूज होता है तो उसका मतलब है वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, अमोनिया की क्वांटिटी कम है।
तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ये एक आउट हो गया अब यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को थ्रू पंप जनरेटर में भेजते हैं। पंप लगाया है हमने यहाँ पर क्योंकि हमें हाई प्रेशर चाहिए होता है। जो ऊपर वाली लाइन है ये हमारी कंडेंसर वाली लाइन, ये हाई प्रेशर पे है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, पंप यूज किया है प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो पंप इजीली बहुत ही कम वर्क में पंप हमारा इसको पंप कर देगा जनरेटर में। तो यहाँ पर जो हमारे पास अभी ये यहाँ पर 2 से पंप में आया और 3 से पंप से आउट हुआ, तो क्या मिला 3 पॉइंट पे अमोनिया और वाटर हाई प्रेशर पे है, HP लिखा है मतलब हाई प्रेशर। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मिला था तो ये हमारी लो प्रेशर पे ही था। अब इसका प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पर हाई हो गया और ये क्या है, लिक्विड फेज में ही है। अब ये हमारा आया जनरेटर में। जनरेटर में क्या लगा हुआ है, हीटिंग कॉइल लगा हुआ है, यानी कि जनरेटर में हम हीट कर रहे हैं, हीटअप करेंगे। ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया इसको हाई प्रेशर पे है सॉल्यूशन, जब हम इसको हीट करेंगे, ये हीटिंग कॉइल लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये QG, ये यहाँ पर जनरेटर रेफ्रिजरेंट को हीट दी जा रही है। जनरेटर में क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट इक्विपमेंट की तरफ साइन है आपका QG का, तो ये रेफ्रिजरेंट को हीट यहाँ पर दी जा रही है हीटिंग कॉइल से। ये हीटिंग कॉइल लगी हो सकती है, या यहाँ पर हम कोई भी अगर बात करें सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, तो उसमें यहाँ पर एक सोलर प्लेट लगी होती है जिसके थ्रू यहाँ पर जनरेटर वाला जो पोर्शन है उसमें हीट दी जाती है रेफ्रिजरेंट को। तो जब हमने यहाँ पर हीट दी तो ये हाई प्रेशर हो गया इस सॉल्यूशन का और हाई टेम्परेचर भी हो जाएगा। अब मैंने बताया था एब्जॉर्बेंट की प्रॉपर्टी क्या है हमारी, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट सेपरेट हो जाते हैं, या एब्जॉर्बेंट रेफ्रिजरेंट को रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ से हमारा जो आउट होगा वो केवल अमोनिया वेपर आउट होगा। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर अमोनिया वेपर यहाँ से जनरेटर से आउट हुआ, और जो यहाँ पर हमारा वाटर बचा था H2O, ये हम वापस एब्जॉर्बर में ले आएंगे। तो ये H2O हमने यहाँ नीचे की साइड, लेकिन ये हाई प्रेशर पे था तो एक हमने TRV लगाया है, प्रेशर रिलीज वाल्व या थ्रॉटलिंग वाल्व बोलते हैं। इस वाटर का प्रेशर डाउन किया, लो किया, रिलीज किया और वापस इसको एब्जॉर्बर में ले आए इस वाटर को। यहाँ पर आप लोगों के मन में एक डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर सर जो हमारा अमोनिया और वाटर है वो दोनों के दोनों भी तो वेपर फेज में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अमोनिया और वाटर दोनों का ही बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर फेज में कन्वर्ट होते हैं। तो अमोनिया हमारा पहले ही कन्वर्ट हो जाता है, तो अमोनिया वेपर फेज में कन्वर्ट होकर निकल जाता है, और वाटर हमारा लिक्विड फेज में ही रहता है जो कि हमारा एब्जॉर्बर में आ जाता है। तो ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर अमोनिया वेपर हमारी आ गई। यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 पर कंडेंसर में, कंडेंसर में क्या होगा, ये वापस कंडेंस होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है QC जो कि बाहर की तरफ यानी कि एटमॉस्फेयर की तरफ साइन है, यानी कि कंडेंसर में अब ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट आया है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे अमोनिया वेपर, अब ये हमारी हीट रिजेक्ट करेगा एटमॉस्फेयर में, रिजेक्ट कर रहा है कंडेंसर में, क्लियर है। तो कंडेंसर से अब हमारे जो आउट होगा वो होगा हाई प्रेशर अमोनिया लिक्विड फेज में। यहाँ पर ये लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गया कंडेंसर से जब बाहर आया, क्योंकि इसने हीट रिजेक्ट कर दी। यहाँ पर इसके बाद ये रिसीवर में आके कलेक्ट होता है, वापिस यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है जिसका काम क्या है, इसको एक्सपेंशन वाल्व प्रेशर रिलीज करता है और टेम्परेचर भी रिलीज कर देता है कुछ। तो एक्सपेंशन वाल्व से रिलीज होने के बाद जो हमें मिला लो प्रेशर लो टेम्परेचर अमोनिया लिक्विड स्टेट में। लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे अमोनिया लिक्विड स्टेट में एंटर किया इवेपोरेटर में, जहाँ से इसने हीट पिक की, फिर से हीट पिक की, फिर से ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर से एब्जॉर्बर में गया, फिर से पंप हुआ, फिर से हीटअप हुआ, वाटर नीचे चला गया, अमोनिया वेपर इधर आ गई, फिर से कंडेंसर में। तो ये साइकिल हमारा इस टाइप से चलता रहता है। क्लियर है, ये आपका वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम दिखाया मैंने यहाँ पर, ये इसको थ्योरेटिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसकी वर्किंग जो हमारा यहाँ पर कंप्रेसर की जगह ये 4 इक्विपमेंट लगे हुए हैं, क्लियर हो गई होगी आपको। इसका हम COP भी देख लेते हैं, COP कैसे निकालते हैं इसका। तो बात कर लेते हैं हम सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के COP की, या थ्योरेटिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के COP की। तो COP क्या होता है हमारा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट या वर्क इनपुट। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है हमारा, जो मैंने लास्ट डायग्राम में दिखाया उसमें जो इवेपोरेटर में जो हीट रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करता है वही हमारा क्या होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो वो हीट क्या थी QE,
अपॉन एनर्जी इनपुट क्या हो रही थी, तो जो हमने जनरेटर में एक हीट दी QG और जो पंप के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ा WP। तो ये हो गया आपका QG क्या हुआ, जो जनरेटर में हीट दी हो, जो WP क्या है आपका, जो पंप के लिए जो पंप को वर्क करना पड़ा वो हमने एनर्जी इनपुट दी। जो वर्क है पंप का वो एज कम्पेयर टू QG यानी कि हीट सप्लाइड टू जनरेटर वो बहुत कम है, तो WP को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और ये WP कम क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट और जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है उसका जो फेज है वो लिक्विड फेज में है, और लिक्विड फेज में उसका अमाउंट, उसका वॉल्यूम बहुत कम होगा, तो इसलिए बहुत कम वर्क करना पड़ेगा, इसलिए WP बहुत स्मॉल होगा, उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो COP क्या हो गया हमारा, QE/QG हो गया। COP हो जाएगा हमारा QE/QG। तो COP मैक्सिमम के लिए क्या है, आपके जो साइकिल है वो रिवर्सेबल होना चाहिए, ये सारे प्रोसेस इसके रिवर्सेबल होने चाहिए। तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ लगाते हैं हम, तो एनर्जी इन इक्वल्स टू एनर्जी आउट। जहां भी हमने एनर्जी दी है इस साइकिल में, तो जहां इससे एनर्जी रिजेक्ट हुई है वो बराबर होनी चाहिए। एक आपको साइकिल यहाँ पर मैंने बना के भी दिखाया है। तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है इसको कहाँ से एनर्जी मिली है, जनरेटर से, इसको जनरेटर में इसको एनर्जी सप्लाई हुई है, हीट सप्लाई QG, इवेपोरेटर से इसने हीट पिक की है QE, और यहाँ पर WP इसको कुछ वर्क भी हुआ है इसके ऊपर पंप से, और इसने एटमॉस्फेयर TO क्या है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, वहाँ पे इसने एब्जॉर्बर में हीट रिजेक्ट की थी एटमॉस्फेयर को, और कंडेंसर में हीट रिजेक्ट की थी। यहाँ पर टेम्परेचर भी दिखाया मैंने, TG क्या है जनरेटर का टेम्परेचर, T इवेपोरेटर का टेम्परेचर, और TO क्या है टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। क्लियर है यहाँ से। तो एनर्जी इन इक्वल्स टू एनर्जी आउट। तो एनर्जी इन क्या क्या होगी हमारे पास, QG प्लस QE प्लस WP इक्वल्स टू जो रिजेक्ट हुई ये QA प्लस QC, यानी कि एब्जॉर्बर में और कंडेंसर में। तो WP जैसे कि मैंने बताया बहुत छोटी सी क्वांटिटी होगी, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उसको नेग्लेक्ट करके हमारे पास एक इक्वेशन ये आ जाएगी सिंप्लीफाई होकर, QG प्लस QE इक्वल्स टू QA प्लस QC। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया है। अभी यहाँ से देखेंगे हम फॉर रिवर्सेबल साइकिल। तो ये जो साइकिल जो हमने पूरा कंसीडर किया है रिवर्सेबल कंसीडर कर रहे हैं, मैक्सिमम COP के लिए रिवर्सेबल ही होना चाहिए। तो फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी कहते हैं इसको, फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें ये पता है साइक्लिक इंटीग्रेशन del Q/T इक्वल्स टू 0, यानी कि पूरे साइकिल में जो भी एनर्जी Q क्या है, एनर्जी हमारी जो भी हीट रिजेक्ट हो रही है या सप्लाई हो रही है उसको डिवाइड करेंगे उसके टेम्परेचर से, तो उसको साइक्लिक इंटीग्रेशन है, यानी कि उसको सम करेंगे या माइनस करेंगे, तो वो उसका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसी इक्वेशन से लिखते हैं, जब ये इक्वेशन हम इस साइकिल पे अप्लाई करेंगे तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन से, देखते हैं। ये वाला साइकिल इस इक्वेशन, ये इक्वेशन इस साइकिल पे अप्लाई करते हैं तो आपकी हो जाएगी QG/TG प्लस QE/TE माइनस QA और QC एक ही टेम्परेचर पे है ये दोनों, तो एक ही साथ लिख सकता हूँ मैं इन्हें, QA प्लस QC/T0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये हमारा इस इक्वेशन से आया है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है यहाँ से QA और QC की जगह हम QA और QC की जगह क्या रख सकते हैं, QA प्लस QC की जगह QG/TG प्लस QE/TE माइनस QA प्लस QC की जगह रख देंगे हम QG प्लस QE, QG प्लस QE डिवाइडेड बाय T0 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। आगे इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को, QG वाले टर्म एक साथ ले लेंगे और QE वाले टर्म एक साथ ले लेंगे। QG वाले टर्म हमने एक साथ लिए, QG कॉमन हो गया, वहां पे बचेगा 1/TG माइनस 1/T0 प्लस QE वाला कॉमन ले लिया टर्म, इसके में बचेगा 1/T माइनस 1/T0 इक्वल्स टू 0 है। ये QE वाला टर्म इधर ही रखेंगे और QG वाला टर्म हम उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा ये
क्यू वाला टर्म इधर ही रखा हमने, तो ये हो गया टी नॉट माइनस टीई, टी नॉट माइनस टीई डिवाइडेड बाई जाएगा आपका टीई ना टी नॉट, क्यूजी वाला टर्म उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा क्यूजी, ये 1/टी नॉट माइनस का था, ये प्लस का हो गया, और ये 1/टीजी आपका प्लस का था, ये माइनस का हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्यूजी हो जाएगा टीजी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट ना टीजी। क्लियर है? टी नॉट से हमारा टी नॉट कट जाएगा यहाँ पर, क्यू ई अपॉन क्यू जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू ई क्यू जी इसके डिवाइड में आ गया तो यहाँ से टी यू पर चला जाएगा, टी ई टी जी माइनस टी ओ डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बचा है हमारा टी जी, तो यहाँ से क्या है टी ओ माइनस टी ई। तो क्यू ई अपॉन क्यू जी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई यहाँ से, और सीओपी क्या था आपका, सीओपी क्या था, सीओपी था क्यू ई अपॉन क्यू जी। तो जो सीओपी लिख सकता हूँ मैं, रिवर्सिबल साइकिल की बात कर रहे हैं तो सीओपी मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारा, टीई टीजी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टीजी टी नॉट माइनस टी। क्लियर है? ये सीओपी का फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देगा तो उसमें आपको टी एपरेटर का टेम्परेचर, टी जी जनरेटर का टेम्परेचर, टी ओ आउटसाइड या एटमॉस्फेयर टेम्परेचर देगा, तो डायरेक्टली आप सीओपी यहाँ से निकाल सकते हैं। ये थियोरेटिकल सीओपी है, इसको मैक्सिमम सीओपी भी बोल सकते हैं। इसको याद रखने के लिए सिंपल सा शॉर्टकट वो देख लीजिए, इसके आगे लिख देता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा ई जी ओ, यहाँ पर क्या है टेम्परेचर, टी बाहर है, ई जी ओ, ईगो हो जाएगा, ये नीचे क्या है गोई। तो ये फॉर्मूले से इसको याद रख सकते हैं हम शॉर्टकट में, ईगो अपॉन गोई, ई कॉमन जी माइनस ओ, जी कॉमन ओ माइनस ई। क्लियर? तो ये आपका सीओपी आ गया यहाँ पर सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का। तो इस लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। अभी आगे का जो लेक्चर है उसमें हम प्रैक्टिकल साइकिल देखेंगे और इलेक्ट्रोलाइट साइकिल देखेंगे। ओके, थैंक यू। किसी को कोई भी डाउट रह जाता है अभी भी इसमें तो कमेंट करके पूछ सकता है। और आपको मेरा लेक्चर ये पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।